वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। लैरी किंग का एक इंटरेस्टिंग कोट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग नथिंग आई से दिस डे विल टीच मी एनीथिंग, सो इफ आई एम गोइंग टू लर्न आई मस्ट डू इट बाय लिसनिंग। मैं सिर्फ अपनी बातें या फिर मुझे जो पता है वो सारी चीज़ें हर लोगों को बताता रहा तो उसमें मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आज मुझे कुछ सीखना है तो मुझे सुनना पड़ेगा। स्कूल में हमें राइटिंग सिखाई जाती है, स्कूल में हमें रीडिंग सिखाया जाता है, स्कूल में हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन क्या कभी स्कूल में या फिर घर में क्या हमें लिसनिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है? लिसनिंग की कला, लिसनिंग का जो विज्ञान है, यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप लिसनिंग स्किल को इग्नोर कर ही नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है ये लिसनिंग स्किल। कभी मौका मिला, वक्त मिला तो डेफिनेटली लिसनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज 19 अगस्त 2021 है और डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, डेमो वीडियोज़, सारी चीज़ें, प्राइस, सब्जेक्ट्स, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप, या फिर यू कैन विजिट studyIQ.com एज वेल। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, लाइक एवरी डे ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ए डिलेड इंटरवेंशन। ए डिलेड इंटरवेंशन जो है ये द हिंदू का आर्टिकल है। बाय द वे आज के चारों के 4 आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर के ही हैं, राइट। सो सबसे पहले ये जो पहली लाइन है, आफ्टर मच डिले द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द रूल्स एंड रेट्स बेस्ड ऑन विच एक्सपोर्टर्स कैन क्लेम रिबेट्स ऑन टैक्सेस पेड ऑन देयर आउटबाउंड कार्गो। एक लंबे डिले के बाद भारत सरकार ने एक रूल्स और रेट्स को नोटिफाई किया है। क्या क्या नियम है और क्या क्या रेट्स? तो रूल्स और रेट्स, ये दोनों चीज़ों को नोटिफाई किया है। अब ये रूल्स और रेट्स किसके लिए हैं? एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, ताकि एक्सपोर्टर्स जो अपना सामान दुनिया के दूसरे लोगों को, दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को या दूसरे देशों में सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स है उस टैक्स को आप वापस रिक्लेम कर सके या फिर आपको उसका रिबेट मिल जाए। आई होप ये पहली लाइन से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वे सारे स्टूडेंट्स जिनको शायद इसमें डाउट हो, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, राइट। आपने जनवरी के महीने में, जनवरी 2021 में आपने 1 करोड़ का सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया है। अब इस 1 करोड़ के सामान में 10 लाख रुपए जीएसटी भी जो है वो आपने पे की है। अगर आप यही सामान हमारे देश में बेचते तो जीएसटी आपको कस्टमर से मिल जाती, राइट, क्योंकि आप पे करते और क्योंकि आपने जो अपने सप्लायर से चीज़ें ली है तो जो पेमेंट किया तो उसमें जीएसटी थी। अब आपको क्लेम करनी है तो फाइनली जब कस्टमर आपसे चीज़ें खरीदेगा तो उसमें जीएसटी लगेगी, तो वो पैसे जो हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो फाइनली जीएसटी कौन पे करता है? जीएसटी जो है वो कस्टमर पे करता है। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में क्या होगा? ये तो यूके चला जाएगा सामान, ये यूएसए चला जाएगा, तो यूएसए का सिटीजन या फिर बायर जो है वो थोड़ी भारत आकर जीएसटी पे करेगा। तो आपने जो जीएसटी पे की है या फिर आपने जो ड्यूटीज पे की है, टैक्सेस पे की है, उसका क्या होगा? तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो सरकार आपको वापस दे देगी। तो ये एक प्रकार का सपोर्ट मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट के लिए। अब हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि ये जो रूल्स हैं और रेट्स हैं इसको बहुत ज़्यादा डिले किया गया। ये 8 महीनों के बाद भारत सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर आ रही है। इट took nearly 8 months to come up with this critical details after the scheme promising such rebates kicked in has meant the exporters have had to conjure up additional working capital to the extent of taxes paid but not refunded during this period. स्कीम को लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2021 को
और उसके 8 महीने के बाद सरकार जो है वो रूल्स एंड रेट्स को लेकर आ रही है। अब इससे एक्सपोर्टर की सिचुएशन कैसी हो जाएगी? सेम एग्जांपल, राइट, 1 करोड़ का सामान आपने बेचा है, बात कर रहे थे हम जनवरी की, इसमें से जीएसटी आपने कितनी पे की है या फिर टैक्सेस और ड्यूटीज़ कितनी है? 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए में से लेट्स से कि ये 10 लाख रुपए आपको सरकार वापस दे देगी, लेकिन आपको अभी सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को नोटिफाई नहीं किया है, फरवरी का मंथ आ गया, सेम चीज़ आपने की, राइट, मार्च सेम, अब हम चल रहे हैं अगस्त में, तो अगस्त पहुंचते पहुंचते आपने कितना टैक्स पे कर दिया है? 80 लाख रुपीस। ये 80 लाख रुपीस आपको वापस क्लेम करने पड़ेंगे और तब जाकर आपको ये पैसे मिलेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि आपका कितना ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर रूल्स एंड राइट्स जो है उसमें डिले किया, तो आपका कितना पैसा फंस गया, तो आपका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगा। तो आपको क्या मीन्स, आप किसी और से, बैंक से या फिर किसी दोस्त से या फिर किसी मनी लेंडर से आप पैसे लेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपका खर्च बढ़ गया ना, तो आपका प्रॉफिट का क्या हुआ? आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो जस्ट एक एक्सपोर्टर के साथ ऐसा हुआ, अब हमारे देश में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन सभी का नुकसान हुआ। कसूर किसका है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का, कि इतना डिले क्यों किया आपने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप अगर अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और इतनी मदद कर रहे हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो फिर आपके सामने टिक नहीं पाते, दूसरे देश के एक्सपोर्टर्स टिक नहीं पाते, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो भारत की जो स्कीम थी जो 31 दिसंबर 2020 तक चली, जिसका नाम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम को WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने इस स्कीम के बारे में ये कहा था कि ये स्कीम जो है ये प्रॉपर नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। तो फिर भारत सरकार एक नई स्कीम लेकर आई और इसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जो चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी है, इसका जो ऑफिशियल नाम है इट इज़ RODTEP, नाम से ही पता चल जाता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो आपने पे किए हैं एज एन एक्सपोर्टर, जो आपने पे किए उस प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो सारे ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है वो आपको वापस मिल जाएंगे। ये 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं। भारत सरकार का दावा यह है कि ये स्कीम जो है ये WTO कंप्लाइंट है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं और अब सरकार जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड राइट्स को इश्यू या फिर नोटिफाई कर रही है। ये जो नई स्कीम है ये कुछ 8555 टैरिफ लाइंस को कवर करेगी, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया में से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है तो लगभग 65% चीज़ें जो हैं ये चीज़ कवर कर लेगी। और रेमिशन के जो रेट्स हैं ये हैं 0.5% से 4.3%, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये RODTEP जो हैं उसमें सरकार ने हाल ही में RODTEP के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड नॉट रेगुलेशन, रूल्स एंड रेट्स को नोटिफाई किया है। तो बताइए कि रेट की रेंज जो है वो क्या है? तो इट शुड, ये राइट आंसर है 0.5 to 4.3, और दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ आउटबाउंड कंसाइनमेंट। कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसा सामान है जिसके ऊपर कैप लगाई गई है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स जो इस स्कीम में से एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि अगर आप इन क्षेत्रों के साथ हैं तो फिर आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कुछ क्षेत्रों का कहना यह है कि रेट्स जो है वो बहुत ही कम हैं, कुछ का कहना यह है कि कई चीज़ों के ऊपर जो हैं वो टैक्सेस ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर उसका रिबेट हमें नहीं मिलता एंड थिंग्स लाइक दैट। एनीवे, इसको और ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है। फ़िलहाल रेट्स और रूल्स को नोटिफाई किया है, तो लेट्स होप कि जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा प्रॉपरली तो फिर उसके जो फॉल्ट्स हैं, उसके जो लूप होल्स हैं वो फिक्स करने की सरकार कोशिश करेगी और फिक्स लेट्स होप के कर भी लेगी। A new foreign trade policy, a couple of small export-related schemes, and mechanism to fork out the last 2 years pending dues under the earlier export incentive program are expected by September. Hopefully September तक हमें एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिर जो छोटे एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसमें कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिला है, और जो पुरानी स्कीम थी ये MEIS
ये MEIS स्कीम के तहत जो पैसे फंसे हुए हैं, जो वर्किंग कैपिटल या फिर जो टैक्सेस पे किया और जो ड्यूज़ पेंडिंग है, वो पेंडिंग ड्यूज़ जो है वो जल्द से जल्द सरकार रिलीज़ कर देगी, ऐसी आशा जो है वो की जा सकती है। और एक तरफ भारत सरकार जो है वो ऑस्ट्रेलिया, UK, EU, USA इन सारे देशों के साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रही है और फ्यूचर का प्लान यही है कि हम फ्री ट्रेड पैक्ट जो है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सारे देशों के साथ करें। तो अगर हम ये चीज़ करना चाहते हैं तो फॉर दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट दिस स्कीम के जो आप हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो पे किए हैं उनको वापस मिल जाने चाहिए। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। कीपिंग एन आई ऑन चाइनाज एक्सपांडिंग न्यूक्लियर स्टैक। China is expanding the size of its nuclear arsenal by building more missile silos. ये एक ख़बर सामने आई है और कुछ डेटा सामने आया है कि चाइना जो है वो एक एक बहुत ही अच्छी स्पीड से और एक बहुत ही भयानक स्पीड से भी आप कह सकते हैं अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको एक्सपांड कर रहा है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं? वो हो रही हैं इस प्रोविंस के क्षेत्र में, राइट। खास करके यहाँ पर कुछ आपको डेजर्ट वाला पोर्शन देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र में चाइना जो है वो इस प्रकार के आर्सनल बना रहा। आर्सनल यानी कि एक प्रकार का आपका खाना, नॉट फूड, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट खाना, एक प्रकार की फैक्ट्री, एक प्रकार के आपका रिजर्व। तो न्यूक्लियर आर्सनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वो बढ़ा रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन दिस फिक्स्ड लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये बताया जाता है कि शिंजियान रीजन में जो उनके पास कैपेसिटी जो फैसिलिटी है वहाँ पर 110 ऐसे सिलोज हैं। और ये जो गांसू प्रोविंस है, दिस इज जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो गांसू प्रोविंस में जो ह्यूमन नाम की जगह है तो वहाँ पर 120 जितने सिलोज हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चाइना अलग अलग लोकेशंस के ऊपर इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो क्यों डेवलप कर रहा है। उसके पीछे एक थियरी है। मान लीजिए कि ये चाइना है, तो चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड कर रहा है। अब इसका फ़ायदा उनको ये भी होगा कि अगर यहाँ पर लेट्स से इंडिया है, तो अगर कुछ इश्यू होता है इंडिया के साथ तो ये सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। अब चाइना का सबसे बड़ा ख़तरा फ़िलहाल कौन है? तो है USA। अब USA इन केस अगर फ्यूचर में चाइना के ऊपर अटैक करता है तो वो चाहेगा कि पहले वो न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ होगी, तो आप एक न्यूक्लियर कैपेसिटी के ऊपर भी अगर अटैक करेंगे तो चाइना को बहाना मिल जाएगा कि पहले हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ, फिर अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर चाइना जो है वो फुल फ्लेज में USA के ऊपर जो है वो अटैक करने की शुरुआत कर सकता है। तो ये एक थियरी बताई जाती है कि इससे क्या होगा कि फर्स्ट स्ट्राइक अगर चाइना के ऊपर होगी तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने अपनी चीज़ों को बिखर दिया है, पहले से एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं रखी हैं। और उसके बाद वो अपने एडवर्सरीज़ के ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन जो है वो अनलीश कर सकता है। तो चाइना के लिए ऑफ कोर्स USA एक नंबर 1 एनिमी है, लेकिन रशिया और इंडिया भी उनके लिस्ट में हैं। तो रशिया और इंडिया को ध्यान में रखते हुए भी रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, आज से 15-20 साल 50 साल के बाद क्या सिचुएशन हो, तो चाइना चाहेगा कि अभी से अगर उनकी कैपेसिटी है तो वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहेगा। Chinese nuclear forces stand at roughly anywhere between 250 to 350 nuclear warheads. SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute का कहना यह है कि चाइना के पास 250 से लेकर 350 तक के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का भी कहना यही है। लेकिन लास्ट ईयर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड USTRATCOM के एडमिरल जो चीफ हैं एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड, तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले दशक में ये जो चाइना है ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डबल कर देगा। शायद चाइना जो है वो हायर एंड 3 डिजिट में रहे, लेट्स से 900 या फिर 800 700 समथिंग लाइक दैट, या फिर USA और रशिया की तरह 4 डिजिट में भी जा सकता है, 1000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स।
हाँ, ये दोनों देश जो हैं रशिया और यूएसए, सबसे ज़्यादा उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी कंपटीशन करते रहते हैं, एक दूसरे को इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप थोड़े कम कर दीजिए, वो कहता है आप थोड़े कम कर दीजिए। अब ये दोनों देश जो है उन्होंने मिलकर चाइना को ये कहा कि चलिए हम थोड़े थोड़े अपने वेपन्स जो हैं उनको कम कर देते हैं। चाइना ने क्लियरली मना कर दिया, नहीं हम ऐसी कोई भी ट्राइपार्टाइट आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशन, यानी कि तीन पार्टी मिलकर यहाँ पर रशिया, चाइना और यूएसए की ऐसी कोई ट्रीटी बने और ऐसा कोई पैक्ट बने जिसमें वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करे, तो चाइना ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। द ग्रोथ इन चाइनाज न्यूक्लियर आर्सनल माइट नॉट हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, बट इट्स डेवलपमेंट ऑफ लैंड बेस्ड न्यूक्लियर सिलोज इन शिनजियांग प्रोविंस शुड वरी डिसीजन मेकर्स एंड स्ट्रेटेजिक लीड्स इन न्यू दिल्ली गिवन द रीजन्स प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया। ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया कि ये इंडिया है, ये चाइना है, तो फ्यूचर में ये शिनजियांग प्रोविंस जो है वो इंडिया से काफ़ी नज़दीक है। तो फिलहाल भारत के लिए इतना कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल अबाउट इट। इसके साथ ये भी हो सकता है कि हम हमारी जो एक कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करें। चाइना तो रुकेगा नहीं, वो तो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करता ही रहेगा। तो वी हैव टू एक्सपांड आवर ओन कैपेसिटी, वी हैव टू एनहेंस आवर ओन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। Amidst an all-round sharpening of great power contestation, the nuclear issue will continue to challenge policymakers. न्यूक्लियर वेपन वाला जो इश्यू है एक लंबे समय तक चलता रहेगा, इसका एक लंबे समय तक दुरुपयोग भी होता रहेगा, इसका नाजायज एक प्रकार से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाएगा। कि आज पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था ना कुछ दिनों पहले कि अफ़गानिस्तान में यूएसए एंटर कर गया, लेकिन पाकिस्तान में आप ऐसे एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यू कैनॉट टेक पाकिस्तान लाइटली। किसी भी देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो यू कैनॉट टेक दैट कंट्री लाइटली। दैट इज़ अ वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो। तो इट्स लाइक दैट कि ये न्यूक्लियर वेपन एक बार आपके पास आ गया, फिर आपके ऊपर कंट्रोल करना, दुनिया आपको कंट्रोल कर सके, ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपको समझाना पड़ता है और आप जब तक नहीं समझते, जब तक आप नहीं चाहते, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। अलग अलग देशों को ये चीज़ें समझा पाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड। ए मॉरल डिज़ास्टर फॉर द वेस्ट। अफ़गानिस्तान के एक महिला रिपोर्टर ने कहा कि उन्होंने दुनिया के सामने ये बात रखी कि क्या आपका दिल, आप इसमें दर्द नहीं होता है जब आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की ये सिचुएशन हो रही है। और ख़ास करके उनका जो प्रश्न था वो हम सब के लिए है, इस दुनिया के हम सभी रहवासी हैं, तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। बट उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो यूएसए के लिए ये एक प्रश्न पूछा था, एक ट्वीट किया था। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि वो बस तो अलकायदा को हराना था, अलकायदा हार चुका है। यूएसए का जो मिशन था वो मिशन अब ख़त्म हो चुका है, यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो अब फिनिश हो गया है। बहुत ही ईगोइस्टिक तरीके से अगर कहें तो यूएसए जो है अभी हाल ही में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन यूएसए का एक स्टेटमेंट था, वियतनाम के ऊपर भी ऐसा एक स्टेटमेंट था कि यूएसए कभी युद्ध हारता नहीं है, यूएसए का बस इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। वी डोंट लूज़ वॉर, वी लूज़ इंटरेस्ट। कि अब हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है आपके देश में ट्रूप्स रखने के लिए या फिर मिलिट्री अटैक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। ये एटीट्यूड जो है, ये एक अपने आप को सुप्रीम समझना, एक हद तक सुप्रीम था भी, लेकिन अब लग रहा है कि यूएसए जो है उसका डाउनफॉल हो चुका है। एक वक्त था जब भारत सुपर पावर था, एक वक्त था जब यूके सुपर पावर था, उसके बाद आया यूएसए, और अब यूएसए जो है उसका डाउनफॉल हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वही चीज़ जो बाइडन इलेक्शन जीतने के बाद, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी ये कहा था, उनके मैनिफेस्टो में भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक डेडलाइन रखी थी कि भाई इतने समय तक हम ट्रूप्स को वापस ले लेंगे, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। और अब यूएसए के ट्रूप्स जो हैं वो वापस निकल रहे हैं, एंड यू ऑल नो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अमेरिकन हिस्टोरियन जो हैं वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटेन
ने 1947 में भारत को जब छोड़ दिया तो उसके बारे में कहता है कि एक शेमफुल फ्लाइट, UK's departure from India in 1947 is referred to as shameful flight. उस टाइम पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस टाइम पर सिचुएशन कैसी थी हमारे देश की। एक देश जो है भारत, उसके टुकड़े हो गए, एक बन गया पाकिस्तान, एक बन गया दूसरा पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। तो उस टाइम पर वो ईस्ट पाकिस्तान था, ये वाला जो पोर्शन है वो वेस्ट पाकिस्तान है, आज ये पोर्शन जो है वो बांग्लादेश है, और ये था हमारा इंडिया। ये दोनों जगहों पर ये हुआ है ना कि पार्टीशन के टाइम पर कितने लोग जो हैं उनको मारा गया, काटा गया। गदर फिल्म हम श्योर आप सबने देखी होगी, सनी देओल और अमीषा पटेल की एक बहुत ही फेमस फिल्म है गदर, और उसमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरी ट्रेन जो है, लाशों से भरी ट्रेन वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ पर आती जाती रहती थी। तो उस टाइम पर के जो न्यूज़ देखते थे, जो दृश्य देखते थे, तो आज जो हम तालिबान के दृश्य देखते हैं अफगानिस्तान में, वैसी ही चीज़ें 1947 में हमारे देश में हमें देखने को मिलती थी। उस टाइम पर तो हम नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर जो भी लोग थे उनका कहना यही था कि ब्रिटेन ने जो किया ये बहुत ही गलत चीज़ की, कि वो ये भारत को ऐसे ही हालात में छोड़कर चला गया, दो देशों के टुकड़े बन गए, टुकड़े हो चुके हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और ऐसे समय पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को छोड़कर चली गई। और उस टाइम पर कहते थे ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि हमने जो पावर है वो भारत के लोगों के हाथों में दे दिया, वो जाने उनको क्या करना है। यही चीज़ जो है वो USA आज कर रहा है कि हमने तो अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी, हमने वहाँ की सरकार को सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें जितनी हमसे हो सकती थी अब वो हमने कर ली है भाई, अब हम वापस जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके देश के कौन तालिबान है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आप तय कीजिए, हर चीज़ों में हम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो ब्रिटेन जब यहाँ से निकला, भारत से जब ब्रिटेन जा रहा था, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमें जो आज़ादी मिली उसके बहुत सारे रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी है कि वो वक्त हो गया था कि विश्व युद्ध 2 के बाद ब्रिटेन जो है उसका चार्म, उसका जो एक उसकी एक जो पीक थी ब्रिटेन की, उसकी आप कह सकते हैं जो ब्रिटेन का जो यूथ था, वो अब स्ट्रेंथ, यूथ, पीक, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब थक चुका था ब्रिटेन हार चुका था इन द सेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए, और ब्रिटेन जो है वो बेसिकली बूढ़ा हो गया। तो उसकी जगह किसने ली? उसकी जगह ली विश्व युद्ध 2 के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन की जगह ली। वो बन गया एक सुपर पावर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो USA ने भी ऐसे डिबाकल्स किए हैं, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया के ऊपर बॉम्बार्डिंग, फिर पहले चाइना के साथ थे, आज ताइवान के साथ हैं। तो ऐसा भी हुआ है। भारत के खिलाफ भी 7th फ्लीट सेंड की गई थी ताकि भारत को डराया जाए। ये जब 1971 का बांग्लादेश का लिबरेशन का वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था USA से, और ये जो मुजाहिदीन हैं उनको सपोर्ट करने, उनको पैसे, ये सारी चीज़ें किसने दी? चार्ली विल्सन्स वॉर नाम की एक फ़िल्म भी है, कभी वक्त मिले तो देखिएगा इस फिल्म को। टॉम हैंक्स की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और इसमें बताया जाता है कैसे फंडिंग जो है वो मुजाहिदीन को प्रोवाइड की जाती है, और वही सारे लोग जो हैं वो, उनके ही बाद कुछ लोग जो हैं वो तालिबान। ओसामा बिन लादेन वॉज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ USA। फिर ओसामा बिन लादेन जो है वो मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द वर्ल्ड बन गया आफ्टर दिस 9/11। तो ये सारी गेम्स, ये अप्स एंड डाउन्स, और डेमोक्रेसी के नाम पर ये करना वो करना, और सारी सही गलत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो USA ने की हैं। लेकिन अब लग रहा है कि USA जो है वो यहाँ पर जिस प्रकार से निकल रहा है, तो लग रहा है कि USA की हार जो है वो हो चुकी है, और जैसे ब्रिटेन का वक्त ख़त्म हो गया था, वैसे ही USA का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन ये है कि अब नया ग्लोबल लीडर कौन बनेगा? कहते हैं कि इट विल बी चाइना। फ़िलहाल तो चाइना ही लग रहा है। चाइना के अलावा और फ्यूचर में अगर हम देखें तो 2 इम्पोर्टेंट पावर्स होंगे, एक होगा चाइना एंड एक डेफिनेटली होगा इंडिया। उस टाइम पर आज जैसे UK हैं, UK इम्पोर्टेंट डेवलप्ड देश हैं, अच्छा देश है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उनको उतना स्ट्रॉन्ग देश नहीं कह सकते। जो एक कैपेसिटी थी
यूके की, आज वो कितनी भी मेहनत करे वो कैपेसिटी नहीं नज़र आ रही है, उनका वक्त जो है चला गया है, अब दूसरे देश जो है वो उभर कर आ रहे हैं। मूविंग ऑन, द पुलिस वी नीड, ये आर्टिकल जो है वो दो ऑफिसर्स ने लिखा है, दोनों के दोनों जो है एक सीबीआई के डायरेक्टर हैं और एक मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं। आर्टिकल की शुरुआत होती है रंजीता शर्मा से, जो इंडियन पुलिस सर्विस के एक प्रोबेशनर हैं, हरियाणा से हैं, और उनको पासिंग आउट परेड में जो सबसे आगे रहते हैं, जिसको कहते हैं द ऑनर, तो वो जो ऑनर ऑफ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जिसको कहते हैं, तो वो उनको मिले, क्योंकि वो जो हैं ये रंजीता शर्मा, वो ऑल राउंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनकी। ये जो ट्रेनिंग रहती है नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, तो इंडोर आउटडोर सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो उनको ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। इससे पहले की जो लास्ट 2 ईयर से अगर देखें, लास्ट ईयर एज वेल, नॉट लास्ट 2 ईयर, लास्ट ईयर एज वेल, किरण श्रुति नाम की एक महिला आईपीएस प्रोबेशनर जो हैं, उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो उनको दिया जाता है जिनका ऑल राउंड परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो इंडोर एक्टिविटीज़ में या फिर क्लासरूम में भी अच्छा परफॉर्म करें, जो ग्राउंड के ऊपर भी अच्छा अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हैं और इंडोर में आप इतने अच्छा नहीं है, तो फिर आप नहीं बन पाएंगे। यू हैव टू बी गुड विथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यू नो। तो बेस्ट प्रोफेशनल अवार्ड जो है वो उन्हीं को दिया जाता है जिनका कंडक्ट काफ़ी अच्छा हो, एम्पैथेटिक हो और रिफ्लेक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हों। यही कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आज के ज़माने में, या फिर अगर पुलिसिंग की बात करें तो ऐसी क्वालिटीज़ से ही जो गरीब हैं उनकी मदद पुलिस कर पाती हैं। जो डेंजरस सिचुएशन है तो उसमें राइट डिसीजन, स्विफ्ट डिसीजंस, राइट डिसीजंस जो हैं वो पुलिस ऑफिसर तभी ले पाते हैं अगर उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में सारे जो यंगस्टर्स हैं तो वो काफ़ी टेक से भी बन चुके हैं। ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर्स की बात नहीं है, आप कांस्टेबल से लेकर आईपीएस ऑफिसर्स के जो भी यंगस्टर्स एंटर होते हैं तो यू विल फाइंड के टेक्नोलॉजी जो है उनका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को वो सीखते रहते हैं और दे लव टू प्ले अराउंड विथ टेक्नोलॉजी। तो ये एक अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन हमारे देश में ऐसी हो चुकी है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, जो रोल मॉडल सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ऐसे बहुत ही गिने चुने आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर, जो फॉर्मर एक मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन के इल्ज़ाम लगे। तमिलनाडु के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर एक चार्जशीट फाइल की गई है कोर्ट में कि उन्होंने एक महिला ऑफिसर को सेक्सुअली हैरेस किया है। जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहा है, और वो भी सीनियर कैडर के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि ऐसा नहीं है कि सीनियर लोअर कैडर, सभी लोगों को एक जो एक ह्यूमन बिहेवियर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही है। लेकिन सीनियर जो कैडर होता है उनसे लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको देखकर लोग जो हैं वो जो नीचे का रैंक और फाइल है वो उनको देखकर चलेंगे कि भाई सर और मैडम जो है उनका कंडक्ट ऐसा है, हमें भी उनके जैसा बनना है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एवरेज सिटीज़न क्या चाहता है? एवरेज सिटीज़न, कल ही मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बातें हम कर रहे थे और ऐसी पुलिसिंग की डिस्कशन चली, तो एक पॉइंट ये सामने आया कि सबसे बड़ा फेलियर जो है वो ये है कि जब लोग पुलिस को देखते हैं, आप कहीं पर हैं और जब पुलिस को देखा तो लोगों के अंदर डर पैदा होता है। ये बहुत बड़ा फेलियर है। जब लोग किसी पुलिस पर्सनल को देखें, महिला ऑफिसर हो या फिर मेल ऑफिसर हो, इट डजेंट मैटर, अगर आप पुलिस को देखते हैं तो इट शुड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन यू। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए कि अब पुलिस आ चुकी है, कोई चीज़ जो है वो गलत हो ही नहीं सकती। तो ये जो विश्वास है वो पैदा नहीं हो पाया है। आज भी हमारे देश में महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। दुनिया के देशों के साथ कंपेयर करें तो हमारा देश जो है वो वायलेंट देशों में से आता है कि महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं, तो हम इनको रोक नहीं पाए हैं। हमें ऐसे ऑफिसर्स की आवश्यकता है जो ब्रिलियंट हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो राइट डिसीजन, राइट एक्शन ले सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है कि
वो कहते हैं कि अगर आप फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको करप्शन करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सरवाइव नहीं हो पाएंगे। कुछ पैसे अगर आप किसी ऐसे लोगों से लेते हैं तो अच्छी बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको पैसे नहीं लेने चाहिए। जो गरीब हैं उनसे करप्शन मत कीजिए, जिनके पास पैसे हैं उनको एक्सटॉर्ट कीजिए। तो ये भी एक विचार जो हैं, ये आइडियोलॉजी जो है वो चल रही है और इसको फॉलो भी किया जा रहा है, और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। बट दिस इज़ द थिंग। और इसके आंसर्स में आपको क्या सॉल्यूशंस क्या हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, इजंट इट? पुलिस रिफॉर्म्स, ये इसका एक सॉल्यूशन है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो उन सारी चीज़ों को याद कीजिएगा और इसके साथ ऐड करने की कोशिश। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये आपके वैल्यू एडिशन के लिए, टॉपअप के लिए है। जो हमने चीज़ें ऐड की थी उसका एड ऑन है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। न्यूज़ की बात करें तो कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, और इसमें 11,000 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल आउटले है। Government clears package of 77.45 crore for revival of North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है टू अलाउ women to sit for NDA examination. RBI issues revised guidelines for hiring of local facility provided by banks, और India administers 56 crore 57 lakh डोजेस जो हैं कोविड के दिए जा चुके हैं। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और आज का नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.